नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि कैसे संजरपुर में सैफ और सलमान सिर्फ दो लोग मिलने के बाद इन्होंने कैसे इंडियन मुजाहिदीन के एक एक करके एक एक कड़ी ये लोग जोड़ने लगे और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ परेशान रहीं कि ये कौन से लोग हैं और कहाँ से आए हैं और कैसे किस पर्पज़ से ये ब्लास्ट हो रहे हैं। पहला बॉम्ब जो इन्होंने बस में, बनारस में बस स्टैंड से बस के भीतर प्लांट किया था, वो इनका बनाया हुआ पहला बम था। इसमें सिर्फ 3 लोग वहाँ तक गए थे, बनारस के बस अड्डे तक, और बस में रखा था। सैफ, सलमान उर्फ छोटू और सादिक। बम रखने का काम बस में सैफ ने किया था, लेकिन ये इनका फेल्ड अटेम्प्ट था। ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ। बहुत अफसोस किया इन लोगों ने। फिर नए सिरे से इन्होंने प्लानिंग शुरू की और अगला टारगेट इन्होंने रखा गोरखपुर का। गोरखपुर में 3 जगह बम रखा गया, ब्लास्ट हुआ, सिर्फ एक आदमी की डेथ हुई। फिर उन्होंने इस पे विचार किया कि आखिर क्यों इतनी कम जन धन की हानि हो रही है, क्या कमी रह गई है। फिर बातचीत अपनी जिन से इनको बातचीत करनी की बातचीत ये करते रहे। अब 3 की बजाय इसमें 4 लोग हो गए थे गोरखपुर में। सैफ, शादाब, सलमान और आतिफ़। सादिक को इन्होंने इसमें शामिल नहीं किया था। इनका ये मानना था कि सादिक ने ही कुछ साइट के सिलेक्शन में गड़बड़ की है। गोरखपुर के बाद ये फिर इकट्ठा हुए। कल मैंने बताया था कि इनको वलीउल्लाह, जो मुख्य अभियुक्त था बनारस में 2006 के ब्लास्ट में, वो पेशी पर लखनऊ आया था। लखनऊ में वकीलों ने पेशी से पहले उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात अखबारों में छपी, और ये भी कि उसकी पैरवी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वहाँ पर कोई अपना वकालतनामा दाखिल नहीं कर रहा था, कोई उसका वकील नहीं बनने को तैयार था। ये बात सादिक ने सैफ को फ़ोन पे बताई कि इस तरह की बातें अखबार में निकली हैं, वलीउल्लाह को वहाँ बहुत पीटा गया है। और सैफ ने सादिक ने सैफ को बताई और सैफ ने आतिफ़ अमीन को बताई। आतिफ़ ने कहा कि ठीक है, हम लोग इकट्ठा होते हैं और अब इन्हीं लोगों को, कोर्ट वालों को देखते हैं। छाऊ मोड़ के आगे एक पुल पर सबको मिलने के लिए कहा गया। सारे लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने की जगह मैंने संजयपुर में बताई, वो जिम वाली जगह, जिसके आगे एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी हुई थी और एक तालाब था। शाम को वहीं इकट्ठा हुए। वहीं इन लोगों ने प्लान किया कि अब हमें वकीलों को सबक सिखाना है, कोर्ट में ब्लास्ट करना है। जब ये तय हुआ कि छाऊ मोड़ के आगे हम लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ पर 2 लोग जो नई एंट्री थी, जिनको सैफ आतिफ़ ले आया था, उनमें से एक का नाम आरिज़ उर्फ जुनैद था, दूसरे का नाम था मिर्ज़ा शादाब। ये दोनों अपनी अपनी मोटरसाइकिल से आए और छोटू सलमान, यानी सलमान उर्फ छोटू और सैफ, ये पैदल गए। चारों लोगों ने वहाँ मिल के ये तय किया कि अब कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा, पहले ये हम तय कर लेते हैं। एक बार हम लोग चल के रेकी कर लेंगे, फिर वापस आएंगे और फिर हम फाइनली वहाँ पर असॉल्ट करेंगे। आरिज़ ने कहा कि साहब हम लखनऊ देखेंगे। उन्होंने आतिफ़ से कहा कि लखनऊ के कोर्ट में ब्लास्ट करने का काम हमारा है। शादाब ने फैज़ाबाद के लिए कहा और सैफ ने कहा कि हम वाराणसी में बम रखेंगे। सैफ ने कहा कि लखनऊ में आरिज़ के साथ कौन जाएगा। पहले ये सैफुर्रहमान के लिए सब लोगों ने कहा कि सैफुर्रहमान जाएगा, लेकिन अंत में आतिफ़ ने मना कर दिया और उसने कहा संजरपुर का ही एक दूसरा लड़का आरिफ़ है, वो सैफ के साथ लखनऊ जाएगा। और सैफुर्रहमान को, जिसको लखनऊ जाने की बात हो रही थी, उसको शादाब के साथ भेजा गया कि वो फैज़ाबाद जाएगा। सैफ और छोटा साजिद, ये भी नई एंट्री थी, ये जाएंगे वाराणसी के कोर्ट की रैकी करेंगे और रैकी करके उसके बाद फिर वहाँ पर प्लांट करेंगे।
इस बार शादाब और सलमान को ये कहा गया, छोटू यानी सलमान को ये कहा गया कि आप लोग संजरपुर में ही रुकेंगे। ये लोग जब यहाँ आएंगे तो इनको अलग अलग जगह रुकवाने का, और जो अखबारों में जो कुछ निकल रहा है उसको इकट्ठा करने का, और सब लोगों को बारी बारी से इसके बारे में बताने का काम दिया गया शादाब और सलमान को कि वो वहीं पे रहेंगे। फिर उसी जिम वाली जगह पे 6 कुकर लाए गए और 6 बम बनाए गए। अमोनियम नाइट्रेट ये लूज़ ले आए थे इस बार फिर, और उसी में डिटोनेटर रखा गया। क्वार्ट्स की घड़ी, एक एक घड़ी पे फिर उसको इग्नाइट करने के लिए डिटोनेटर को बैटरी 9 वोल्ट की बैटरियां थीं इसमें सीरीज़ में लगा के, और तार उनका कुकर की सीटी वाली जो जगह होती है, 2-3 में से तो वो ऊपर सीटी वाली जगह से तार भीतर किया गया, और बाकी के बम में जो उसका सेफ्टी वेल्व होता है उसको खोल के उसमें से तार निकाल के हैंडल के पास उसे बांध दिया गया, और कुकर को बिल्कुल वैसे ही पैक में, जिस तरह से नए कुकर का पैक होता है उसी तरह से कुकर में पैक कर दिया। पैक करके ये सभी लोग, जिसमें सैफ और आरिफ लखनऊ के लिए, शादाब और सैफुर रहमान फैज़ाबाद के लिए, सैफ और छोटा साजिद बनारस के लिए, ये अपना अपना बैग लेके अपना अपना बैग इनको असाइन कर दिया गया कौन कौन बैग लेंगे, और फिर ये लोग वहाँ से रैकी के लिए निकल गए। रैकी की वहाँ पर 6 साइकिलें अलग अलग ख़रीदी गईं, लखनऊ में, बनारस में और फैज़ाबाद में, और इन साइकिलों को इनके रेलवे स्टेशन पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। सब ने अपनी अपनी रसीद ले ली। लखनऊ में बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया, फैज़ाबाद में फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया, और बनारस में बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पे वहीं लोकल ख़रीदा और उसके बाद फिर वहीं खड़ा कर दिया गया। 23 नवंबर 2007 को वहाँ गए, इन लोगों ने अपनी अपनी साइकिल निकाली, सबके कंधे पे वही बैग था। बैग जिसमें छोटे मोटे कपड़े, कहीं पैंट, शर्ट, अंडरवियर, बनियान पुरानी जो लोगों के पास थी वो रखी, जिसमें कोई कागज़ नहीं हो, कोई मार्का न हो, और इनका अपना न हो, दूसरे का हो। ये इस तरह से पुराने कपड़े उसमें रख लिए, और उसके बाद साइकिलों पे ये बैग टांग के चले गए। चारों जगह पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही इन लोगों ने 2-2 करके ये लगा दिए, साइकिलें लगा दी। सब में 2 घंटे का टाइमर लगाया गया। साइकिलें खड़ी करके ये वापस अपनी अपनी जगह आ गए। कोई बस अड्डे पे गया, कोई रेलवे स्टेशन पे गया। सब ने अपना अपना वापस जाने का क्या साधन होगा वो पहले से ही तय करके आतिफ अमीन को ये बता दिया था कि कौन किस गाड़ी से कहाँ आके उतरेगा। कोई बहुत दूर नहीं था, फैज़ाबाद से वापस आजमगढ़ आना ये भी दूर नहीं था, बनारस से आजमगढ़ आना ये भी दूर नहीं था, और लखनऊ से आजमगढ़ आना थोड़ा दूर था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी, 1 घंटे बाद वो वहाँ पहुँच सकते थे। फिर लखनऊ में एक बम ब्लास्ट हुआ, दूसरा बम ब्लास्ट नहीं हुआ, और दूसरे वाले बम को डिफ्यूज़ किया गया, और उसमें ये पता लग गया कि कुकर में डिटोनेटर लगा के किस तरह से 9 वोल्ट की बैटरी लगा के और ये ब्लास्ट किया गया है। बनारस में सबसे जो ब्लास्ट हुआ था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। उसमें 11 लोग मारे गए, जिनमें से 4 हमारे वकील साहबान थे। 4 लायर्स डाइड ऑन द स्पॉट। फैज़ाबाद में भी 4 लोग मारे गए और 15 इंजर्ड रहे। बाद में कुछ इंजर्ड की कुछ घायल लोगों की मृत्यु हो गई अस्पतालों में, और जो कुल संख्या हुई वो 16 की मृत्यु और 70 घायल। 3 पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी जिला अदालतों में इस तरह के विस्फोट के बाद आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्या पुलिस पर दबाव रहा होगा, अखबारों में क्या निकल रहा होगा, और क्या क्या नहीं टीवी के माध्यम से लोगों की जानकारी में लाया गया होगा। जैसा चूँकि घटना बहुत बड़ी थी, और इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में ATS बनाई गई थी। 23 तारीख 2007 में ये घटना हुई थी, और 29 तारीख को या 26 तारीख को ATS के गठन की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि इसके लिए पोस्टिंग्स और इसके ऑफिस इसमें काफ़ी समय लग गया था, लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा कर दी थी। आप इसके दबाव को समझ सकते हैं कि अब
अदालत के परिसर में मारे जाने वालों में वकील भी थे, मारे जाने वालों में वादकारी यानी जो लिटिगेंट्स थे वो भी थे, और वैसे भी पासर्स बाई इधर उधर से गुजरने वाले लोग भी इस घटना में मारे गए थे। घटना बहुत बड़ी थी, इम्पैक्ट भी ज़्यादा होना था, बड़ा होना था। घटना के तुरंत बाद ये सभी अपने अपने साधन से फिर वापस संजरपुर पहुंच गए। हर दिन का अखबार, हर तरह का अखबार, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का, सारे अखबार कलेक्ट करके दिन भर चटखारे ले लेके अखबारों में ये पढ़ते रहे। पुलिस की जितनी लानत मलानत हो सकती है उतनी अखबारों के माध्यम से भी की जा रही थी, और बाकी जो बयान आ रहे थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसके बारे में भी आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं सूझा तो फिर पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। एसटीएफ ही उस समय तक पूरे प्रकरण को देख रही थी, क्योंकि आतंकवादी घटनाओं को देखने का काम उस समय तक एसटीएफ को ही दिया गया था। एटीएस बनने की घोषणा हो गई थी, लेकिन अभी उसमें लोग नहीं पोस्ट हुए थे, उसका पूरा पैराफर्नेलिया खड़ा नहीं हुआ था। सेंट्रल एजेंसीज़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना इसके पहले नहीं हुई थी। गोरखपुर की घटना में भी हम लोग गए थे, और यहाँ की घटना में भी बुलाया गया था। मेरी पोस्टिंग हो गई थी मेरठ में, मेरठ से इस पोस्टिंग के बाद में यहाँ इसको देखने के लिए आया था। जयप्रकाश जो इस समय एसपी पीलीभीत हैं, वो उनको सारे मौके पे भेजा गया, और ये कहा गया जब तक कि एटीएस की पूरी यूनिट बन के तैयार नहीं हो जाती आप इस केस को देखेंगे। उन्होंने भी सब चीज़ों को जोड़ घटा के, लेकिन कोई बात समझ में आ नहीं रही थी। फिर सभी इकट्ठा हुए, पुलिस के अधिकारी, दबाव का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कितना होगा। और फिर दो चीज़ों पर विद्वान अधिकारियों ने अपनी दो चीज़ों पे जोर दिया कि अगर इन चीज़ों पे पुलिस सतर्क हो जाए, देख ले या पता कर ले, तो ये घटनाएं रुक जाएंगी। एक, कुकर प्रेशर। दो, साइकिल का इस्तेमाल गोरखपुर की घटना में हुई, 3 साइकिलें खरीदी गई। साइकिल का इस्तेमाल यहाँ भी कोर्ट के ब्लास्ट में हुई, हर जगह 2-2 साइकिलें खड़ी हुई, क्योंकि ब्लास्ट के बाद हर जगह साइकिलें रिकवर हुई। साइकिलें बिल्कुल नई थीं। साइकिलों पे आप जानते हैं फ्रेम पे नंबर पड़ा रहता है। बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन बाद ये पता लग पाया कि किस साइकिल के दुकानदार के यहाँ से खरीदी गई। तो 2 आदेश जारी किए गए। एक, पिता प्रेशर कुकर की जितनी दुकानें हैं उनको ये आदेशित किया जाए कि एक से अधिक कुकर लेने वाले व्यक्ति की पहचान, उसका नाम पता लिखवा लें। उस समय आधार का उतना चलन नहीं हुआ था। उनका आधार हो तो आधार दिखवा लें, या उनके पास कोई आई कार्ड है तो वो दिखवा लें। तो छोटा मोटा दुकानदार जो 10, 12, 15, 20 कुकर रखता है उसके लिए बड़ा कठिन काम था। और इसमें आप जानते हैं चांदी हो जाती है सिपाहियों की, पुलिस वालों की। एक एक दुकान पे जाके भाई कितने लोग ले गए, कहाँ ले गए। जो बताने का पर्पस था वो ये था कि साहब अगर एक साथ 5-6 कुकर लिए गए हैं, किसी ने लिया है, तो उसको ज़रूर ट्रैक किया जाए, हो सकता है हम अपने स्थान तक पहुंच जाएं। दूसरा ये था कि अगर कोई यंग लड़का एक से अधिक साइकिलों के बारे में पूछता है और अचानक जल्दी से बिना किसी ज़्यादा पूछताछ के पैसा दे के साइकिल ले जाता है, उसके बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि इन सभी जगहों पे साइकिल की दुकान पर फाइनली पुलिस पहुंच गई थी। ज़्यादा कुछ पुलिस के पास था नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करे, कहाँ से ये शुरू हुआ है इसके बारे में पता करे, पुराना रिकॉर्ड इस तरह का कोई, क्योंकि गोरखपुर की घटना अभी तक खुली नहीं थी। बनारस में इसके पहले जो घटना हुई थी उसका भी कुछ बहुत पता नहीं लगा था, वलीउल्लाह तक पकड़े गए थे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं था। तो पुलिस यही है कि साहब कम से कम बेसिक वर्क हो जाए कि ये साइकिल कहाँ से लाई गई और कुकर कहाँ से ख़रीदा गया। बात फिर उसके बाद हुई अमोनियम नाइट्रेट के। उसी के बाद एक राजाज्ञा हुई, एक शासनादेश हुए कि अमोनियम नाइट्रेट बेचने वालों को उसके किसको कितना दिया है उन्होंने ये बताने की आवश्यकता होगी। ये आपको बताना पड़ेगा। आप जो लोग अमोनियम नाइट्रेट ले जाते हैं उनकी डिटेल्स आप रजिस्टर में रखेंगे और फिर उसकी जांच की जाएगी। अगला था डिटोनेटर। डिटोनेटर का इस्तेमाल आप जानते हैं
उत्तर प्रदेश के इधर बुंदेलखंड के इलाके में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जहाँ पर ये पत्थर को या चट्टान को तोड़ के और उससे पत्थर के और आइटम जैसे छतों पे ऊपर लगाने वाली पटिया होती है, गिट्टियाँ होती हैं, जो ये खनन का काम होता है, बालू गिट्टियों का बहुत बड़े पैमाने पर उसमें डिटोनेटर्स और विस्फोटक का काम आता है, जो सरकारी रूप से लाइसेंस होल्डर्स को दिए जाते हैं। लेकिन ये भी लीक होते हैं, जो इधर उधर पहुंच जाते हैं, दूसरों के हाथों में पहुंच जाते हैं। तो तीसरा काम ये कहा गया कि साहब ये जितने भी विस्फोटक बुंदेलखंड में इस्तेमाल होते हैं, उनके जितने लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके स्टॉक को भी चेक किया जाए। और फिर वो हुआ कि साहब जो जेन्युइन टाइप के लोग थे उनके यहाँ भी पुलिस ने दबिश दी और पता लगा कि 500 रॉड एक के यहाँ से पकड़ी गई और 601 के यहाँ से पकड़ी गई और फलाने के यहाँ से पकड़ी गई, ठिकाने के यहाँ से पकड़ी गई। अनावश्यक लोग परेशान हुए, लेकिन मिला कुछ नहीं। न तो अगली बार कहीं कुकर ख़रीदा गया, न अगली बार कहीं साइकिल खरीदी गई उत्तर प्रदेश में। ये अखबार, अच्छा एक तो ये कि पुलिस के लिए आदेश हुआ, अगले दिन अगर मान लिया नहीं किसी को पता लगा, उसके अगले दिन सारे अखबारों में छप गई कि पुलिस अब कुकर एक कुकर की बिक्री पे ध्यान देगी, पुलिस अब साइकिलों की बिक्री पे ध्यान देगी। ये सब भी बैठ के पढ़ते रहे। तो इन्होंने कहा कि अब हमें जो अगला काम करना है वो उत्तर प्रदेश के बाहर करना है। आप ने देखा कि कैसे पहले 3 आदमी गए, जब ये ट्रायल किया था जो अनसक्सेसफुल था, जो फेल हो गया था इनका बस पे रखने वाला, उसमें सिर्फ 3 लोग गए थे, सैफ, सलमान और सादिक। गोरखपुर में गए 4 लोग, सैफ, सलमान, शादाब और आतिफ अमीन। उसके बाद फिर ये मैंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ 4 लोग गए गोरखपुर में, और अब की बार जो ये कोर्ट में ब्लास्ट हुए इसमें ये संख्या बढ़ के 8 हो गई। आरिज़ और आरिफ ये दोनों लखनऊ में, शादाब और सैफुर रहमान फैज़ाबाद में, सैफ और साजिद वहाँ पर वाराणसी में, और शादाब और छोटू सलमान ये संजरपुर में ही बने रहे, आतिफ अमीन इसके अलावा। यानी कुल मिला के 8 लोग ऐसे रहे जो कि फील्ड में रहे। इसके अलावा 2 लोग और ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये था कि आखिर ये आइडिया कहाँ से आ रहा था कि साहब खाली ऐसा नहीं था कि सादिक ने सैफ को फ़ोन किया कि वलीउल्लाह की पिटाई हुई है, सैफ ने आतिफ को फ़ोन किया कि साहब इसमें कुछ करना पड़ेगा, और फिर सब लोग इकट्ठा होकर छाऊ मोड़ से वहाँ पर इन लोगों ने तीनों ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्लास्ट करने का प्लान बना लिया। इसमें जो 2 की फैक्टर थे, यासीन भटकल और इकबाल भटकल। यासीन भटकल उत्तर कर्नाटका का रहने वाला, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट, और ये दरअसल वहाँ रह के दुबई में रह के ये बड़ी मात्रा में फ़ंड का इंतज़ाम करता था, और इसी ने इंडियन मुजाहिदीन को खड़ा करने में जो टेक्निकल सपोर्ट था वो सबको दिया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि मंजूर और असगर पीर भाई जो इनके टेक्निकल हेड हुआ करते थे, इनको प्रचार प्रसार का काम दिया गया था। इसके बाद के जितने भी ब्लास्ट हुए उसमें ब्लास्ट के पहले ही सभी को मेल करके ये बताना कि अब हमारा ब्लास्ट होने वाला है, जिसको जो करना हो कर ले, जिसको जो पता लगाना हो पता लगा ले, और जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है वो बिगाड़ ले। वहीं से ये इंस्ट्रक्शन आते रहे और वहीं से ये तय होता था कि अब इसमें किसको किसको कहाँ कहाँ लगाना है। कोशिश ये की जाती थी कि जो एक उसमें एक साइट पर एक ब्लास्ट में जो रहे हैं उनको अगली बार वाली साइट में, अगली बार वाली ब्लास्ट में न रखा जाए। लेकिन अभी इनके पास उस तरह के हैंड नहीं मिले थे। 3 घटनाओं में सक्सेसफुल होने के बाद किसी पुलिस वाले तक इसकी भनक न पहुंचने के बाद, क्योंकि जानकारी भी करने के लिए कोई संजरपुर में नहीं गया कि इनका लड़कों का क्या है, इनका पता लगा है कि नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन संजरपुर में ही रख के तब निकलते थे। पुलिस जो टावर आईडी पे काम करती थी, जो सीडीआर पे काम करती थी, 20-20 GB का डाटा एक इंसिडेंट का, 4 दिन का, 5 दिन का, कि रेकी की होगी उस दिन का,
करके उसको रात भर और 48 घंटे एक साथ उसके डाटा को एनालाइज़ किया गया, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं हुआ कि ये लोग कि हम यहाँ तक पहुँच भी पाते। ये तो बाटला हाउस के एनकाउंटर के बाद ये सब बातें पता लगी थी। मेरे कहने का मतलब ये कि 3 लोगों से शुरुआत करके और पहला अटैम्प्ट जो अनसक्सेसफुल था उससे शुरुआत करके इन लोगों ने ये कोर्ट के ब्लास्ट करके और कम से कम उत्तर प्रदेश में पूरा अपना जिसको कहते हैं ना प्रभाव दिखा लिया और लोग डर गए कि आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही हैं। फिर इन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि देखिए अब कुकर की छानबीन हो रही है, साइकिल की छानबीन हो रही है, पुलिस बहुत परेशान है, एटीएस बनाने की घोषणा कर दी गई, लोगों को बता दिया गया पुलिस बहुत ज़्यादा दबाव में है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ करने से फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को अब कहीं दूर पर बात करनी पड़ेगी। आतिफ़ ने ये कहा कि सभी लोग अब दिल्ली पहुँचेंगे, हम आपको टाइम बताएंगे। इस बीच में सलमान चला गया था बम्बई अपनी फूफी के साथ, उसको वहाँ खबर कराई गई कि सब लोग अब पहुँच जाइए दिल्ली, वहाँ पर हमें आगे के काम के लिए हम लोगों को आदेश मिल गया है, प्लानिंग उसकी हो गई है। सलमान और छोटा साजिद, सलमान वापस लौट आया संजरपुर आजमगढ़, और सलमान और छोटा साजिद कैफियत से दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इनको लेने के लिए खालिद और बड़ा साजिद ये दोनों आ गए और आंवला विहार के एक फ्लैट में जहां शादाब और जीशान पहले से मौजूद थे वहां ये लोग पहुंच गए। वहां पर सारे इकट्ठा हुए। अब इनकी संख्या आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है। 8 वहाँ थे और लगभग यहाँ पर अब तक 12 लोग हो चुके थे। वहाँ आरिज़ और आतिफ़ नहीं थे। ये पूछा गया कि आतिफ़ भाई कहाँ हैं, क्योंकि वही इनके उस छोटे से ग्रुप के लीडर थे जो चीज़ों को किसी अगर मतैक के नहीं हुआ किसी बात पर तो वो जो कह देते थे, वो आतिफ़ अमीन जो कहता था वो सब लोग उसकी बात मान लेते थे। वहाँ छोटा साजिद और शादाब ने इनको बताया कि वो उडुपी गए हैं मटेरियल लेने के लिए, माल लेने के लिए। माल से इनका तात्पर्य था कि इस बार जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बहुत ही उच्च कोटि का इसमें लगाया जाना है ताकि इस बार बड़ा इम्पैक्ट पड़े और लोगों का ध्यान आकृष्ट हो कि हम लोग भी एक यूनिट हैं, हम लोग भी कहीं काम कर रहे हैं और हम भी एक आतंकवादी संगठन हैं, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। शायद इसका यासीन भटकल और इकबाल भटकल की तरफ से कोई न कोई ज़रूर संदेश ऐसा आया होगा कि आप लोग अब कहीं दूर ये काम करेंगे। और शायद जयपुर के बारे में जो बात बताई गई थी वो इन्हीं दोनों में से किसी को बताई गई थी। लेकिन जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो कभी किसी ने यासीन भटकल का या इकबाल भटकल का नाम नहीं लिया था। हालांकि सलमान उर्फ छोटू जो इन सारे ब्लास्ट में या इन सब उसमें शामिल था, ये बाद में उनसे मिलने गया था यासीन भटकल से। हालांकि इसकी मुलाकात नहीं हुई और फिर परेशान होकर वापस लौटा था जब ये नेपाल के बॉर्डर पे पकड़ा गया था। तो ये सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए और पता लगा कि आरिज़ और आतिफ़ अमीन ये दोनों मटेरियल लेने के लिए उडुपी गए हुए हैं और जब तक ये वहाँ से लौट के नहीं आते हैं हम आगे का काम नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच में हमें जो जो जगहें बताई गई हैं उन जगहों पे हम अपनी रैकी कराएंगे। ये लोग जयपुर से नई दिल्ली से 2 बसों पे जयपुर के लिए निकल गए। 2 बसों में ये जयपुर चले गए। इनमें जो लोग साथ साथ थे वो थे सैफ, बड़ा साजिद और छोटा साजिद, ये एक साथ गए। आरिज़ और सैफुर रहमान एक साथ गए। सैफुर रहमान जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वहाँ फैज़ाबाद की ब्लास्ट में शामिल था, इनके साथ फैज़ाबाद वाले ब्लास्ट में शादाब के साथ ये शामिल था। तो सैफ, बड़ा साजिद और छोटा साजिद एक साथ, आरिज़ और सैफुर रहमान एक साथ, खालिद व मिर्ज़ा शादाब दोनों एक साथ, आतिफ़ और सरवर एक साथ थे। बड़ा साजिद इन सबको जगह दिखा रहा था क्योंकि ये पहले से ही वहाँ आके और जगहों के बारे में फाइनलाइज़ कर चुका था, इसको बताया जा चुका था कि कहाँ कहाँ बम लगाने हैं। बड़ी चौपाल मानक चौक पुलिस स्टेशन के पास
जौहरी बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, छोटी चौपाल और कोतवाली एरिया, ये जगह तय की गई कि इतनी जगहों पर हमें बम लगाने हैं। सभी लोगों ने जितने ग्रुप थे, 5 ग्रुप थे और ये जगह थी 6। छठवा जो बड़ा साजिद था उसने खुद रखने का मन बनाया था, अपने लिए डिसाइड किया था। सबको जगह दिखा के सब लोगों ने अच्छे से रेकी कर ली कि कहाँ पे लगाना है सामान, कहाँ पे विस्फोटक लगाना है, किस जगह ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, भीड़ कहाँ सबसे ज़्यादा होगी। ये सब देख के ये लोग फिर वापस लौट आए आंवला विहार के अपने फ्लैट में। वहाँ आने के बाद इन्होंने वेट किया कि आरिज़ और आतिफ़ अमीन अब आ जाएंगे, मटेरियल आ जाएगा और तब फिर हम अपना आगे का काम शुरू करेंगे। इस बीच में उत्तर प्रदेश में जगह जगह छापेमारी, आपको मैंने बताया था कि बहुत, चूँकि कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, कोर्ट की सुरक्षा के लिए तमाम दिशा निर्देश हुए, कोर्ट की एंट्रीज़ पे उसी समय DFMD बड़े बड़े लगाए गए, चेकिंग की व्यवस्था की गई और साइकिल तो खासकर प्रोहिबिटेड की गई हर जगह। हर साइकिल पे चलने वाले या अपना सामान लेके जाने वाले व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखा जाने लगा और पब्लिक के लोग भी साइकिल पे कोई अपना सामान बांध के ले जाता था तो उसको रुकवा के चेक करना शुरू कर दिया उन्होंने। इतना साइकिल और कुकर और साइकिल में टंगे हुए बैग का इतना खौफ हो गया था पूरे उत्तर प्रदेश में। शायद इसी सब को देख के इन लोगों ने जयपुर के इसका प्लान किया था कि हम जयपुर में, अब की बार जयपुर में ब्लास्ट करेंगे। इस तरह से तैयारी हो गई। आतिफ़ अमीन और आरिज़ के आने का इंतज़ार होता रहा, आ भी गए और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्होंने जयपुर के ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया और जयपुर के बाद कैसे इन्होंने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट किए, जिससे लगभग देश के हर हिस्से में इन घटनाओं से बिल्कुल परेशानी की स्थिति में सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ आ गईं और कहीं किसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आ गए। और क्यों पता नहीं लग रहा था, इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे 2 लोगों ने शुरू किया था, कोई संगठन इनका उस समय नहीं था और फिर ये धीरे धीरे इन दोनों लोगों ने जब ये सक्सेसफुल होते गए तो इनको लोग कांटेक्ट करते गए। जैसे सफदर नागौरी भी उसी में शामिल हुआ। यासीन भटकल पहले सिमी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर था उसने, जो इसने कर्नाटका में डेवलप कर रखा था। ये भी उसी बैनर के तले, इंडियन मुजाहिदीन के तले आ गया और वो अपना सब कुछ, अपनी सारी जो उसके पास दिमाग था, जो इसी में इकबाल भटकल उसका भाई वो भी आ गया। हालांकि वो इतना शार्प नहीं था। इकबाल भटकल को ये तैयारी करने में, उसको शामिल करने में बहुत समय लगा। आज बस इतना ही। इसके बाद आपको बाकी दोनों जगहों पर हुए विस्फोट के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।